जय भीम साथियों। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, हमेशा से ही जब हमारे देश में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और पाखंडवाद की सत्ता रही है, लेकिन फिर भी इस सत्ता पर जब भी यहाँ के समाजवादी लोग हावी होते हैं, तुरंत यहाँ पर जातिवादी, पाखंडवाद और वर्णवाद की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को और बताने वाले हैं कि सरस्वती और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में और उनके यम हम दर्शाने वाले हैं कि असली शिक्षा की देवी कौन है। एक तरफ है सरस्वती, जिनको आज के स्कूलों में पूजा जा रहा है, और एक तरफ है सावित्रीबाई फुले जी, जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की पत्नी है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए हैं। और आइए आज इन दोनों लोगों की विवेचना करते हैं। और आप लोगों ने सामने ये दर्शाते हैं कि असली शिक्षा की देवी कौन है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, जब सबसे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती के बारे में। और सरस्वती वह है जिनकी आज के स्कूलों में पूजा होती है। लोग उनको कहते हैं ना कि ये शिक्षा की देवी है और इनसे ही शिक्षा मिलती है। हालांकि इनके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है और इनका जन्म कहाँ हुआ तथा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम किया और कितने योगदान दिए, ये सब इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनके बारे में कोई जानकारी ना हो और जिनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान ना हो, उनको हम शिक्षा की देवी कह ही नहीं सकते और इनको हम यहीं पर रोकते हैं। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, इनके बारे में जिन्होंने शिक्षा के लिए अहम योगदान दिया है और असली शिक्षा की देवी कहलाने की हकदार है, जो कि सावित्रीबाई फुले जी है। और इनके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनके पिता का नाम खंदोली नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 1841 में ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय पर इनकी महज उम्र 10 साल की थी और इनके पति की उम्र केवल 13 साल की थी। और सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। महात्मा ज्योतिबाई फुले को महार और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने और प्रयासों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के बहुजन मूल निवासी यानी 85% SC ST OBC और यहाँ पर महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो क्यों ना हो और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर के सावित्रीबाई फुले जी ने अहम योगदान दिया है। और इन्होंने 1848 में सबसे पहले महिलाओं और यहाँ के ST SC OBC यानी मूल निवासियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोला था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल इनको इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि महिलाओं और यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। और इसका एग्जाम्पल यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी मिल जाता है। हालांकि ग्रंथ उनके ज़्यादा पुराने नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन ग्रंथों के अंदर एक चीज़ मिल जाती है कि किसी भी महिलाओं को पढ़ने और शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। इस बात को इन्होंने परखा और यहाँ पर सबको शिक्षा देने की ठान ली। जब इन्होंने यह ठाना तो उनकी काफ़ी मुसीबतों का भी इनको सामना करना पड़ा। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले जी को इनके पिता गोविंदराव फुले जी ने घर से भी निकाल दिया। कारण सिर्फ एक ही था
कि इन्होंने स्कूल खोला था। यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के महिलाओं के लिए रीजन ये भी था, क्या उन पर दबाव भी आ रहा था, प्रेशर आ रहा था कुछ ब्राह्मणवादी और कुछ पाखंडवाद लोगों ने के द्वारा। उनको ये लगता था कि धर्म के अनुसार यहाँ के मूल निवासी यानी शूद्र और यहाँ की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना सख्त मना है। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी पढ़ने जाते थे तो उस समय पे इन पर इतना प्रेशर रहता था कि ज्योतिबा फुले जी जब पढ़ने जाते तो उस समय भी इन पर इतना प्रेशर रहता था कि जब ज्योतिबा फुले जिसकी वजह से उन्होंने 21 साल की उम्र में कक्षा 7 पास कर पाए थे, और इतना प्रेशर होने के बाद कई बार उनका नाम काटने तक नौबत आई और नाम काटा भी गया। बहुत साल रुके, फिर पढ़े, फिर रुके और फिर पढ़े। रीजन क्या था? ब्राह्मणवादी लोग इतना जातिवाद से कूट के भरे थे कि गोविंदराव जी के पास में आते थे और लाठियां लेकर उनको धमकाते थे और कहते थे कि तुम्हारा लड़का पाप कर रहा है, तुम पाप कर रहे हो, अपने लड़कों को शिक्षा देकर कि इसलिए उनका नाम कटवा दो और घर में रहो। तुम जो काम कर रहे हो फूल बेचने का यानी माली का, जो माली वाला काम करो, इससे वह घबरा जाते थे और कहते थे कोई बात नहीं, नाम कटवा लेते थे। फिर भी जब प्रेशर होता था तो फिर से पढ़ने के लिए जाते थे और फिर वही बोलते और बेमौत लोगों की मौत होने लगेगी क्योंकि तुम लोग धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। ऐसे कहकर भगवान से प्रकोप से डरो और उसकी शिक्षा बंद कर दो, फिर नाम कटवा देते थे। यहाँ तक कि हिंदू विद्यालय में इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों के स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल से इन्होंने पढ़ाई आगे की करी। तो इस प्रकार से मुसीबतों से ज्योतिबा जी फुले पढ़ पाए और अपनी पत्नी को भी पढ़ा लिखा कर आगे की ओर बढ़ाकर और उन्होंने शिक्षित करने का काम किया और महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। और सावित्रीबाई फुले जी आगे चल कर के महिलाओं के लिए एक आइडियल बनी और लोग उनको गंदा कर देते थे, लेकिन वह फिर भी अड़ी रही और महिलाओं को पढ़ाने के लिए मन रास्ते में लोगों के और उन पर गोबर फेंकते थे, लोग उनके कपड़े गंदे कर देते थे, लेकिन माता ने ठान रही। और जबकि महिलाओं में उनकी विरोध करती थी, जब वह पढ़ाने के लिए जाती थी तब सावित्रीबाई फुले जी के दिमाग में चल रहा था कि अभी ये अशिक्षित है क्योंकि इनको भी शिक्षा का महत्व नहीं पता, इसलिए हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनको शिक्षा का महत्व पता चलेगा उस दिन ये हमारी बात समझ पाएंगे, और इसलिए उन बातों को समझने के लिए और बदल कर अपनी अच्छी साड़ी को पहन कर के लिए वहाँ पर पढ़ाती थी और फिर से वापस आते समय वही गंदी साड़ी पहन लेती थी, जिससे उस पर कीचड़ पड़े तो वही साड़ी गंदी हो। और इसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले जी ने परस्पर पढ़ाने का काम किया। जब परस्पर पढ़ाने का काम किया तो अब इन ब्राह्मणवादियों को फिर भी ठीक नहीं लगा। इन्होंने क्या किया कि इनके स्कूल को जाकर तोड़ दिया और स्कूल की धज्जियां उड़ा दी और इनके खिलाफ उल्टा सीधा कहकर समाज में भड़काने लगे। तो जब समाज में उल्टा सीधा भड़काने लगे तो इन्होंने सोचा कि जब अब क्या करें, स्कूल भी नहीं रहा, जिस जमीन पर स्कूल खुला हुआ था उस जमीन के मालिक ने भी मना कर दिया और भैया मुझे ज़मीन नहीं देनी है वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। और इसी प्रकार से इन ब्राह्मणवादियों ने उस ज़मीन के मालिक को भी धमका दिया कि अगर तुम महिलाओं के लिए और पढ़ाने के लिए ज़मीन दोगे तो सबसे बड़ा पाप तुम कर रहे हो, क्योंकि महिलाओं के लिए पढ़ाने और पढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो तुम यहाँ पर महिलाओं के लिए स्कूल के लिए तुम ज़मीन दे रहे हो,
तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। जब ये बात कही है तो यही बात उसने ज्योतिबा फुले जी से कही और उसे समझाया तो उसने साफ मना कर दिया, मैं जमीन नहीं दूंगा। तो इनके एक मित्र थे, उनका नाम उस्मान शेख था, जिनके पास में जाते हैं और ज्योतिबा फुले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को साथ लेकर अपनी बीती हुई सुनाते हैं और कहते हैं, भैया मैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना तो चाहता हूँ, पर मेरे पास जमीन नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूँ। उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले जी का और हाथ पकड़ा और कहा कि भाई जब तुम देश के लिए काम करना चाहते हो तो इसके लिए मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो या ना हो। जब हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है तो हम शिक्षा को ग्रहण करवाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे कि ये देश जागरूक हो सके, देश आगे बढ़ सके, देश को आगे ले जा सके। और आप लोग हम आपके साथ हैं। जमीन की ज़रूरत है ना, जमीन हम देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपकी इस मुहिम के साथ में मेरी बहन भी काम करेगी। नाम है फातिमा शेख। सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी सबसे पहले उनके स्टूडेंट के रूप में कार्य किया और पढ़ाई करी और मुस्लिम समाज में जागरूकता कैसे फैले इसलिए काम करने लगी। तभी फातिमा शेख और यहाँ पर मुस्लिम समाज के प्रथम अध्यापिका बनकर उभरी और सामने आई। और बात ये थी कि आज के 1 से 91 साल पहले बालिकाओं के लिए और स्कूल, जब विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलना पाप माना जाता था, तब इन्होंने स्कूल खोला था, इसलिए इनको प्रताड़ना मिल करती थी। और पाप क्यों माना जाता था? ये पाप धार्मिक ग्रंथों से डाला गया था। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले देश की एक महान न्यायिका, हर बिरादरी और हर धर्म के लिए इन्होंने काम किया। तभी 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों के 9 छात्रों के साथ इन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। और 1 वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने 5 नए विद्यालय खोजे और सफल रहे। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया और एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप खुद यकीन नहीं करेंगे। इनकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। और लड़कियों की शिक्षा पर इन्होंने उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में ना सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। और साथियों, समाज का काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते 10 मार्च 1997 में महापरिनिर्वाण हो गया। तो दोस्तों, आज हमारे सावित्रीबाई के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज मैं भी पढ़ लिख कर इतने आगे नहीं बढ़ पाती और आपके सामने ये वीडियो नहीं बना पाती। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करके हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आप क्या सोचते हो और दिल से मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम